है बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर लगातार सुनवाई जारी है। पिछले 3 महीने से लगभग चौथा महीना यह चल रहा है और एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार, और बिहार में जबकि अभी चुनाव का वक्त है और नामांकन की तिथियां जो हैं वो नजदीक आ गई हैं। 17 तारीख को पहले फेज के लिए और 20 तारीख को दूसरे फेज के नामांकन की आखिरी तारीख है। और उस बीच अगर एसआईआर की वैधता पर अगर सवाल उठ रहे हैं और उस पर सुनवाई हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का चुनाव एसआईआर के साये में हो रहा है, यह बात कही जा सकती है। और ऐसे में इधर 2 जजों की बेंच जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या वागची, ये 2 मिलकर इसकी वैधता यानी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सही है या गलत है, इस पर आज सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई में सबसे पहले वहां पर अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हुए और इधर स्टूडियो में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी आ गए हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी यानी अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण और प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर, ये तमाम याचिकाकर्ता यहां मौजूद हैं। और इनके अलावा उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से राकेश द्विवेदी, चुनाव आयोग जिसके कहते हैं, राकेश द्विवेदी वहां खड़े हैं और सबसे पहले कह रहे हैं कि हम, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम चुनाव आयोग का पक्ष सुनेंगे। मगर इससे पहले क्या क्या हुआ था? 9 तारीख को सुनवाई हुई थी, ठीक आज ही के दिन, एक सप्ताह पहले 9 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसमें न्यायालय ने अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया ताकि वो अपने बहिष्कार को, उनको जो बाहर किया गया था उसके खिलाफ अपील दायर कर सकें। 7 अक्टूबर को न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा था कि इस बात को लेकर कुछ भ्रम है कि अंतिम मतदाता सूची में जोड़े गए मतदाता उन व्यक्तियों, उन मतदाताओं की सूची में से हैं जिन्हें पहले मसौदा सूची से, जो फर्स्ट ड्राफ्टेड लिस्ट थी, उससे हटा दिया गया था या नाम नहीं जोड़े गए थे, बिल्कुल नहीं जोड़े गए थे। और याचिकाकर्ताओं ने मांग की उस समय 7 तारीख को कि 3,66,000 मतदाताओं के नामों की सूची प्रकाशित करें जिन्हें अंतिम सूची से अतिरिक्त रूप से हटा दिया गया है, और उन 21 लाख मतदाताओं के नाम भी इसमें शामिल किए गए जो नए मतदाता हैं। तो नए मतदाताओं के नाम भी जारी कीजिए और जो नाम हटाए गए 3,66,000 उनके नाम भी सामने ले आइए। और इसके बाद आज फिर सुनवाई हो रही है और सीधे सीधे आज कोर्ट में कह दिया गया है कि यह सुनवाई, सीधी जो सुनवाई होगी वो होगी ये एसआईआर वैध है या अवैध है, एसआईआर की जो संवैधानिक वैधता है वो सही है या गलत है। और आप याद कीजिए कि शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि ऑटोनोमस बॉडी है चुनाव आयोग, इसलिए चुनाव आयोग जो कर रहा है उस पर हम रोक नहीं लगा सकते, लेकिन चुनाव आयोग ये काम संवैधानिक तौर पर सही कर रहा है या गलत कर रहा है उसको हम जांच सकते हैं। और संवैधानिक तौर पर अगर चुनाव आयोग कोई काम गलत कर रहा है तो उस पर हम अभिषेक मनु सिंघवी सबसे पहले खड़े हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा? गोपाल शंकर नारायणन भी हैं, प्रशांत भूषण भी हैं, वृंदा ग्रोवर भी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी 7 याचिकाकर्ताओं के लिए खड़े हैं, वृंदा ग्रोवर भी खड़ी हैं, प्रशांत भूषण भी हैं और एक याचिकाकर्ता खुद खड़े हैं, नाम है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव ने भी अपनी दलीलें पेश की थी। लेकिन अमलेंदु जी, दलीलें पेश हो रही हैं, क्या कुछ चल रहा है, जरा आप तक क्या खबरें हैं बताइए। हाँ राजीव जी, आज सबसे पहले जस्टिस सूर्यकांत ने यही कहा कि सबसे पहले हम चुनाव आयोग को सुनेंगे, ये उन्होंने कहा। तो इस पर प्रशांत भूषण खड़े हुए। प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं सिर्फ अपने द्वारा जो हलफनामे दिए गए उनका जिक्र करना चाहता हूं। हमने उस मतदाता के सभी विवरणों का सत्यापन करके हलफनामा दाखिल कर दिया है, जिसके बारे में याद होगा राजीव जी, पिछले जो सुनवाई थी उस पर कहा गया था कि ये मतदाता का जो दाखिल किया गया हलफनामा वो फर्जी है। उस पर उन्होंने कहा कि वो असली है और हमने इसका सारा विवरण करके सत्यापन करके हलफनामा दाखिल कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इसका मामले के गुणदोष पर कोई असर नहीं पड़ता। इस पर वृंदा ग्रोवर खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे आवेदन पर जवाब दाखिल करना था, हम आंकड़ों पर काम कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। इस पर द्विवेदी जो चुनाव आयोग की तरफ से थे उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया कि हम अलग से जवाब दाखिल करेंगे। प्रशांत भूषण ने कहा कि जहां तक बिहार का सवाल है अब जांच करना मुश्किल होगा, लेकिन चुनाव आयोग के नियमों, दिशा निर्देशों और नियमावली 2003 के दिशा निर्देशों का पालन जरूर किया जाना चाहिए, जो इन्होंने नहीं किया है। और उन्होंने कहा, प्रशांत भूषण ने, कि हमने 8 अक्टूबर के हलफनामे में कहा है कि उन्होंने ड्राफ्ट रोल्स में से हटाए गए नए मतदाताओं की पूरी सूची जारी नहीं की है, लेकिन अंतिम रोल्स में भी नहीं है। नए हटाए गए नए नाम क्या हैं इसका खुलासा इन्होंने नहीं किया है।
और कल और 20 तारीख को वो अंतिम रोल को फ्रीज कर देंगे। यह उस रोल के समान नहीं होगा जिसमें प्रकाशित करेंगे। और प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि दुर्भाग्य से वे अपनी वेबसाइट पर अंतिम रोल नहीं डाल रहे हैं, यह तुरंत किया जाना चाहिए। मतलब आखिरी जो लिस्ट है, आखिरी लिस्ट है, मतलब जो फाइनल मतदाताओं की फाइनल लिस्ट अभी तक वो नहीं डाल रहे हैं, अभी तक नहीं डाल रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं। इस पर द्विवेदी जो थे वो बोले कि ये पहले से वेबसाइट पर मौजूद है। प्रशांत भूषण ने इसका प्रतिवाद किया, मतलब खंडन किया उन्होंने जोरदार तरीके से, और कहा कि जो आप बता रहे हैं ये 30 सितंबर की सूची है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वे इसमें तब तक संशोधन करेंगे मतदान के लिए जाने वाले नामों की सूची जारी की जानी चाहिए। यानी जो मतदान का आखिरी दिन है उस दिन, उससे पहले तक जो किया जाना था उस पर ये इसको करेंगे। तो ये इस पर साफ तौर पर आ गया कि ये 30 सितंबर की, उसके बाद इन्होंने जारी नहीं किए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अंतिम सूची हर मतदान केंद्र पर हर राजनीतिक दल के पास होनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा। प्रशांत भूषण ने कहा कि कुछ मतदाता कह रहे हैं कि उन्हें सूचना नहीं मिली, कारण बताएं ये चुनाव आयोग की उनके नाम क्यों काटे गए और इसकी पुष्टि करें। इसे वेबसाइट पर डालना ही एकमात्र तरीका है, यह तभी हो सकता है जब इसको वेबसाइट पर डाला जाए। फिर प्रशांत भूषण ने कहा कि 65 लोगों के हटाने के बाद उन्होंने कुछ और लोगों को हटा दिया है, लेकिन सूची जारी नहीं की है। जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक सतत प्रक्रिया है, अभी तक सूची तैयार नहीं हुई है। तो प्रशांत भूषण ने कहा कि नियमों के अनुसार इस संबंध में वास्तविक समय में पारदर्शिता जरूरी है, नए नाम भी शामिल नहीं किए गए हैं। इस पर द्विवेदी बोले कि मतदाता सब जानते हैं, वे डेटा विश्लेषण का इंतजार कर सकते हैं और भविष्य में चुनाव आयोग को मार्गदर्शन दे सकते हैं। प्रशांत भूषण ने फिर कहा सुप्रीम कोर्ट से कि चूंकि चुनाव नज़दीक हैं और अदालत सूची में बदलाव के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम सूची और हटाए गए नामों को प्रकाशित तो किया जाना चाहिए। जी, ये उनकी मांग है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत भूषण यहां खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं बस अपने द्वारा दिए गए हलफनामे का जिक्र करना चाहता हूं। मैं यहां, हमने जो हलफनामा दिया है, यानी यहां पर जो हमने एफिडेविट दी है, उसका जिक्र करना चाहता हूं। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि हमने उस मतदाता के सभी विवरणों का सत्यापन करके हलफनामा दाखिल कर दिया है। मतदाता कौन? जिसके बारे में पिछली यानी 9 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई में प्रशांत भूषण ने साफ साफ जो जिक्र किया था, जिस मतदाता का जिसका नाम काट दिया गया है, उसको लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि यह फर्जी हलफनामा है। उस हलफनामे को यहां सही सत्यापित करवाने के लिए खड़े हो गए यहां पर प्रशांत भूषण। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं इस मामले के गुण दोष पर कोई असर नहीं पड़ता है। गुण दोष मतलब यह वैध है या अवैध है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस पर वृंदा ग्रोवर खड़ी होती हैं और कहती हैं उन्हें मैंने जो आईए दिया है उस पर जवाब दाखिल करना था, हम डेटा पर काम कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। इस पर फिर राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग की तरफ से वकील हैं, वो खड़े होते हैं, वो कहते हैं हम अलग से जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद फिर प्रशांत भूषण खड़े होते हैं और वो कहते हैं जहां तक बिहार का सवाल है, अब जांच करना मुश्किल होगा, क्योंकि चुनाव की घड़ियां बिल्कुल सामने हैं, चुनाव की घोषणा आप कर चुके हैं, इसलिए बिहार का सवाल जहां तक है वहां जांच करना मुश्किल होगा, ये प्रशांत भूषण कह रहे हैं। लेकिन प्रशांत भूषण आगे यह भी कहते हैं कि उनके नियमों यानी चुनाव आयोग के नियमों, दिशा निर्देशों, नियमावली 2003 के दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। प्रशांत भूषण यही नहीं रुकते हैं, कह रहे हैं प्रशांत भूषण कि हमने 8 अक्टूबर के हलफनामे में कहा है कि उन्होंने ड्राफ्ट रोल्स में से हटाए गए नए मतदाताओं की पूरी सूची जारी नहीं की है, लेकिन अंतिम रोल्स में भी नहीं किए। नए हटाए गए मतदाता कौन से हैं, इसका खुलासा नहीं किया गया है। कल और 20 तारीख को वो अंतिम रोल को फ्रीज कर देंगे। कल यानी 17 तारीख और 20 तारीख, इस दिन ये अंतिम जो मतदाता सूची है उसको फ्रीज कर देंगे। ये उस रोल के समान नहीं होगा जिसे वो प्रकाशित करेंगे। और दुर्भाग्य से वो यानी चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर अंतिम रोल नहीं डाल रहे हैं, ये तुरंत किया जाना चाहिए। इस पर फिर द्विवेदी, राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की तरफ से खड़े होते हैं, कहते हैं ये पहले से ही वेबसाइट पर है। इस पर प्रशांत भूषण कहते हैं ये 30 सितंबर की सूची है मिलॉर्ड। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो इसमें तब तक संशोधन करेंगे जब तक कि मतदान की प्रक्रिया चलती रहेगी। मतदान के लिए जाने वाले नामों की सूची जारी की जानी चाहिए, ये यहां पर कह रहे हैं प्रशांत भूषण। इस पर जस्टिस सूर्यकांत खड़े फिर अपनी बात रखते हैं। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि अंतिम सूची हर मतदान केंद्र पर हर राजनीतिक दल के पास होनी चाहिए, हर मतदान केंद्र पर होनी चाहिए फाइनल लिस्ट, और हर राजनीतिक दल के पास होनी चाहिए। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि कुछ मतदाता कह रहे हैं कि उन्हें सूचना नहीं मिली,
कारण बताएं, क्या कारण है कि सूचना इनको नहीं मिली, मतदाताओं को नहीं मिली, इसकी पुष्टि कैसे करें? इसे वेबसाइट पर डालना ही एकमात्र तरीका है, क्योंकि वेबसाइट पे भी नहीं है। फिर इस पर जस्टिस सूर्यकांत बोलते हैं कि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, यानी यहां कोई डाउट नहीं है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, वो जिम्मेदारी निभाएगा, यानी चुनाव आयोग को एनकरेज करते हुए यहां दिखाई देते हैं, सुनाई पड़ते हैं जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि उन्हें प्रकाशित करना ही होगा, चुनाव आयोग को पूरा नाम प्रकाशित करना होगा, अंतिम रोल जो है वो। हम इस मामले को बंद नहीं कर रहे हैं भूषण जी, हम इस मामले को ओपन रखे हुए हैं, लेकिन अंतिम सूची आना चाहिए, यहां पर कह रहे हैं प्रशांत भूषण को जस्टिस सूर्यकांत। फिर जस्टिस सूर्यकांत आगे माफी चाहूंगा, प्रशांत भूषण आगे बढ़ते हैं। प्रशांत भूषण कहते हैं कि 65 लाख लोगों को हटाने के बाद उन्होंने, यानी चुनाव आयोग ने कुछ और लोगों का नाम हटा दिया, लेकिन सूची जारी नहीं की है। यह आखिर क्या चल रहा है? इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं ये एक सतत प्रक्रिया है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी तक सूची तैयार नहीं हुई है, इसलिए अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखिए प्रशांत भूषण जी। प्रशांत भूषण फिर इस पे खड़े होते हैं, कहते हैं मिलॉर्ड, नियमों के अनुसार इस संबंध में वास्तविक समय में पारदर्शिता जरूरी है। नए नाम भी शामिल नहीं किए गए हैं, नए नाम भी शामिल नहीं किए गए हैं। इस पर राकेश द्विवेदी यानी चुनाव आयोग खड़ा होता है। राकेश द्विवेदी कहते हैं कि मतदाता सब जानते हैं, वो डेटा विश्लेषण का इंतजार कर सकते हैं और भविष्य में चुनाव आयोग को मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये यहां पर थोड़ा अपनी पीठ की जगह मतदाताओं की पीठ थपथपाने की बात कर रहे हैं राकेश द्विवेदी, और कह रहे हैं कि मतदाता सब कुछ जानते हैं, वो इसका डेटा विश्लेषण का इंतजार कर सकते हैं और भविष्य में चुनाव को मार्गदर्शन दे सकते हैं, चुनाव आयोग को मार्गदर्शन दे सकते हैं। इस पर प्रशांत भूषण कहते हैं ये चीजें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्यों नहीं होनी चाहिए, ये चीजें हम लोग क्यों कर रहे हैं, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्यों नहीं होनी चाहिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि क्या 17 तारीख यानी पहले चरण के लिए जो अंतिम तारीख है, 17 तारीख अंतिम सूची प्रकाशित करने की आखिरी तारीख होगी, ये पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से यहां पर जस्टिस सूर्यकांत। इसके बाद वही जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं देखते हैं वो क्या प्रकाशित करते हैं। मान लीजिए कि अंतिम सूची में यह संकेत दिया गया है कि किसे जोड़ा गया है, किसे हटाया गया है, कुछ टाइपोग्राफिकल गलतियां हो सकती हैं, टाइपोग्राफिकल एरर हो सकते हैं, जैसा कि यादव ने बताया है, यादव मतलब योगेंद्र यादव ने जैसा बताया है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में इन कामों पर गौर करेंगे और सुधारात्मक उपाय निकालेंगे। ये बात यहां पर कह रहे हैं सीधे सीधे एक मौखिक यहां पर निर्देश देते हुए, मौखिक निर्देश और उम्मीद जताते हुए जस्टिस सूर्यकांत। इसके बाद प्रशांत भूषण फिर खड़े होते हैं और कहते हैं अगर वो सचमुच जिम्मेदार होते तो हम उम्मीद करते कि आदेश जो है वो यहां पे उम्मीद करते। इसके बाद कोर्ट जो है वो एक आदेश लिखवा रहा है वृंदा ग्रोवर के आवेदन पर, उनके एप्लीकेशन पर कोर्ट यानी दोनों जज एक आदेश लिखवा रहे हैं। उस आदेश में है कि द्विवेदी ने कहा है, जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा है, हालांकि आज दायर व्यापक हलफनामे में इस मुद्दे का समाधान कर दिया गया है, फिर भी वो जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय चाहते हैं और उन्हें यह समय दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, वृंदा ग्रोवर ने जो हलफनामा दिया है उस हलफनामे का जवाब देने के लिए 10 दिन का समय चुनाव आयोग को दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, चुनाव आयोग की तरफ से। आगे क्या कुछ हो रहा है अमलेंदु जी? हाँ राजीव जी, ये 10 दिन का समय दिया गया है उनको, चुनाव आयोग को। द्विवेदी ने फिर इस पर बताया कि हमने अपने हलफनामे में बताया है कि कैसे वे लगातार जाली दस्तावेज बना रहे हैं, यानी कि प्रशांत भूषण के लिए कहा कि वो जाली दस्तावेज बना रहे हैं, झूठे दस्तावेज दाखिल किए, अगर वे जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि पिछली बार हमने एक हलफनामा दिया था जिसमें कहा गया था कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कि कोई एपिक नंबर नहीं है, हमने पुष्टि की है, सब कुछ सही था, सिवाय एक बात के कि उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं था। जनवरी 2025 के ड्राफ्ट रोल में था, ड्रॉप डाउन मेनू कॉमन है, इसलिए उस संबंध में एक गलती हुई। भूषण ने इस पर कहा, प्रशांत भूषण ने, कि इस पर छुट्टियों के तुरंत बाद सुनवाई होनी चाहिए, वरना बिहार चुनाव पारदर्शिता के बिना एक नियति बनकर रह जाएंगे। गोपाल शंकर एस नारायण ने कहा कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक प्रक्रिया है, हमने इस पर संवैधानिक बहस पूरी कर ली है, अगर कोई तारीख तय हो जाए तो उन्हें जवाब देना होगा।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि द्विवेदी जी आप कानूनी पहलुओं पर 4 नवंबर को बहस कर सकते हैं। अब राजीव जी, एसआईआर की प्रक्रिया कानूनी है या नहीं है, इस पर चुनाव आयोग अपना जवाब 4 नवंबर को दे सकता है और उससे पहले इसी लिस्ट पर चुनाव हो जाएंगे। जी जी, ये यहां साफ दिखाई दे रहा है कि इसी लिस्ट पर चुनाव होंगे और 4 तारीख को, 4 नवंबर को ये वैधानिक है या नहीं है, इस पर कहा गया है कोर्ट की तरफ से। और इससे पहले द्विवेदी ने कहा कि हमने अपने हलफनामे में बताया है कि कैसे वो लगातार जाली दस्तावेज बना रहे हैं, झूठे दस्तावेज दाखिल किए गए हैं, अगर वो जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। इस पर फिर प्रशांत भूषण ने कहा, पिछली बार उन्होंने एक हलफनामा लिया था जिसमें कहा गया था कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एपिक नंबर नहीं है, जिसके पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई एपिक नंबर नहीं है। हमने पुष्टि की है, सब कुछ सही था सिवाय एक बात के, उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं था, जनवरी 2025 के ड्राफ्ट रोल में था, ड्रॉप डाउन मेन्यू कॉमन है, इसीलिए उस संबंध में कोई गलती हुई है। यहां पर गलती की बात, उस हलफनामे की बात आ रही है अमलेंदु जी। जी हाँ, इसकी देखिए 2 चीजें यहां पैरेलल चल रही हैं। हम अपने तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं एक बार उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, बात एसआईआर की हो रही है। एसआईआर के यहां पर सही और गलत, यानी वैधानिक रूप से ये सही है, संवैधानिक रूप से एसआईआर बिहार में जो करवाया जा रहा है वो सही करवाया जा रहा है या गलत करवाया जा रहा है, इस पर सुनवाई चल रही है। और इसी पर एक दूसरी बात वहां सामने आई, जो हलफनामा दिया गया था प्रशांत भूषण की तरफ से, उस हलफनामे को गलत साबित करने की कोशिश पिछली दफा चुनाव आयोग ने की थी और उसी पर यहां पर फिर से जवाब तलब और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जिसमें प्रशांत भूषण ने अपनी बात रखी और उसके बाद फिर उन्होंने साफ साफ प्रशांत भूषण ने कहा कि क्या सही है क्या गलत है। जरा आपसे और समझना चाहता हूं अमलेंदु जी की आगे क्या चल रहा है। लेकिन एक तरफ तो ये बात सही आप कह रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि हम 4 नवंबर को इसके सही और गलत पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी रख दो, यहां पर प्रशांत भूषण ने जो बात कही कि इस पर छुट्टियों के तुरंत बाद सुनवाई होनी चाहिए। छुट्टियों यानी दिवाली के तुरंत बाद, दिवाली और उसके बाद छठ पूजा, इन सब की जो छुट्टियां रहेंगी उसके तुरंत बाद सुनवाई होनी चाहिए, वरना बिहार चुनाव पारदर्शिता के बिना एक नियति बनकर रह जाएंगे। इस पर गोपाल शंकर नारायण भी खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं ये पूरी तरह से असंवैधानिक प्रक्रिया है जो एसआईआर हो रही है, ये दिस इज एन एंटायरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज। साफ साफ गोपाल शंकर नारायण ने यह कहा है कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक प्रक्रिया है। हमने इस पर संवैधानिक बहस पूरी तरह कर ली है, हमने इस पर संवैधानिक बहस पूरी कर ली है। अगर कोई तारीख तय हो जाए तो उन्हें जवाब देना होगा, अगर कोई तारीख तय हो जाए तो अब चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। हमने संवैधानिकता की बात कर ली है, हमने संवैधानिकता की बात कर ली है कि इन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसको उठाकर फेंक दिया है और कुछ गणना संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें हमारे संवैधानिक तर्कों का जवाब देना ही होगा। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि द्विवेदी जी, राकेश द्विवेदी जी यानी चुनाव आयोग जी, आप कानूनी पहलुओं पर 4 नवंबर को बहस कर सकते हैं। मैं अभी सीबीआई में हूं। अब वो सीबीआई की तरफ बढ़ रहे हैं। माफी चाहता हूं, सीबीआई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ इंडिया, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसमें हूं, इसको फिक्स कीजिए, ये कह रहे हैं यहां पे। यानी अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सीबी में हूं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हूं, ये कह रहे हैं 4 नवंबर को आप द्विवेदी जी आप इसकी उस पर बात कीजिए, वैधानिकता पे बात कीजिए, जवाब दीजिए। लेकिन यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात तो है ही, और यह भी कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात है। हाँ, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात है बिल्कुल। और हो सकता है राजीव जी ये मसला जाए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भी, ये भी हो सकता है, चूंकि इसमें बार बार जो लाल बाबू हुसैन मामले का जिक्र आया है, इसकी एसआईआर की संवैधानिकता पे लेके चुनाव आयोग ने कैसे नाम काट दिए, तो ये मामला जाएगा ही। चूंकि ये 2 सदस्यीय खंडपीठ है और जो लाल बाबू हुसैन मामला है राजीव जी वो 3 सदस्यीय खंडपीठ थी, तो 3 सदस्यीय खंडपीठ के आदेश को काटने के लिए 2 सदस्यीय खंडपीठ कुछ कर ही नहीं सकती है। तो अगर इसके खिलाफ मतलब एसआईआर के पक्ष में अगर आदेश आता है तो फिर जाएगा फिर बड़ी बेंच को, 5 जनों की बेंच को, यानी खंडपीठ, संवैधानिक खंडपीठ को ही जाएगा, वरना एसआईआर को रद्द करना ही पड़ेगा। ये है। अब सवाल ही उठेगा कि अगर 4 नवंबर को जवाब देगा चुनाव आयोग, उस पर फिर आदेश कब आएगा, तो चुनाव फिर किस वोटर लिस्ट पे होगा। तो ये मसला राजीव जी यहाँ एक पेज फंसा हुआ है निश्चित तौर पे।
बिल्कुल बिल्कुल यहां पर लेकिन बहुत गंभीर चर्चा, जो साथी बाद में जुड़े हैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और इस पर आप जान रहे हैं कि एक नहीं बल्कि 11 अलग अलग याचिकाएं लगी, जिनमें से 8 याचिकाएं लगाई गई अलग अलग दलों की तरफ से, पार्टियों की तरफ से, और उसके अलावा 3 याचिकाएं लगाई गई थी, एक पीयूसीएल की तरफ से, एक एडीआर की तरफ से। एडीआर की तरफ से लड़ रहे हैं प्रशांत भूषण, और एक याचिका खुद लगाई योगेंद्र यादव ने। योगेंद्र यादव सेफोलॉजिस्ट भी हैं और योगेंद्र यादव चुनावी रणनीतियों गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हैं। वो नेता भी हैं, राजनेता भी हैं, और इन सब के साथ साथ एक कार्यकर्ता भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। तो इन सब के हिसाब से उन्होंने भी जो याचिका लगाई और अपनी बातें रखी हैं, पिछली दफा यानी 9 तारीख को योगेंद्र यादव ने बातें रखी थी। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण, बृंदा ग्रोवर, ये तमाम वकील, वरिष्ठ वकील खड़े थे, योगेंद्र यादव भी हैं, और इन सब के अलावा उधर राकेश द्विवेदी भी खड़े हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से हैं। और यहां 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। एक जज है उसमें जस्टिस सूर्यकांत, जो अगले महीने यानी नवंबर 23 नहीं बल्कि 24 नवंबर को शपथ लेंगे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत जो इस बेंच को लीड कर रहे हैं, और उनका साथ दे रहे हैं जोय माल्या बागची। ये 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल इन बिहार। ये जो बिहार में जो मतदाता सूची का जो विशेष गहन पुनरीक्षण का काम हुआ है, वो सही है या गलत है, वो संवैधानिक रूप से सही है या गलत है, उसकी वैधता पर अब प्रश्न चिन्ह है कि चुनाव आयोग ने वो काम ही गलत किया है। इसमें कई लोगों के नाम काट दिए गए। पिछली दफा जब बात हुई थी तो 3,66,000 नए नाम और काटे गए, 21 लाख नाम जोड़े गए। ये नाम काटे और जो जोड़े गए उनको आपने सूचना दी कि नहीं दी, और जिनके नाम काटे गए उनके नाम किस बेस पर काटे गए, किस बिना पे काटे गए, ये वहां पर पूछा गया था। इन सब के लिए हलफनामे दिए गए थे। एक हलफनामा 20 हलफनामों में से एक हलफनामे में छोटी सी गलतियां थी, त्रुटियां थी, उनको भी आज जस्टिफाई करने की कोशिश, वेरीफाई करवाने की कोशिश की आज प्रशांत भूषण ने। ये सारी बातें हुई और गोपाल शंकर नारायण, बृंदा ग्रोवर सबने अपनी बात की। प्रशांत भूषण ने लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि मिलॉर्ड, ये जो मसला चल रहा है, इस मसले पर तत्काल सुनवाई और फैसला आना चाहिए। तो तत्काल सुनवाई होनी चाहिए और फैसला आना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि इस पर छुट्टियां आ चुकी, आज 16 तारीख है और छुट्टियां लग जाएंगी, और आज का दिन थर्सडे है, गुरुवार का दिन है। इसके बाद कल शुक्रवार को, कल मात्र सुप्रीम कोर्ट काम करेगा, फिर सैटरडे, संडे और मंडे दिवाली है, तो 3 दिन लगातार छुट्टियां होंगी। उसके आगे भी छुट्टी है, तो इसीलिए 25 तारीख तक छुट्टी है, क्योंकि वो लंबा वीकेंड हो जा रहा है। तो और इसके बाद सीधे उसके बाद वाले सोमवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरुआत होगी उसकी। तो यहां पर उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी इस पे सुनवाई कर लीजिए इन छुट्टियों के बाद, वरना हम ये मानेंगे कि बिहार का चुनाव विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी ही एक नियति बनकर खत्म हो गया। बिहार का चुनाव ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता के बिना ही खत्म करवा दिया गया। यह चुनाव आयोग के ऊपर एक बहुत बड़ा और बहुत गंभीर आरोप लगने वाला है। इस पर गोपाल शंकर नारायण ने भी कहा कि जी हां मिलॉर्ड, ये पूरी तरह से असंवैधानिक प्रक्रिया है और हमने इस पर संवैधानिक बहस पूरी तरह से कर ली है। अगर कोई तारीख तय हो तो उन्हें जवाब देना होगा। अगर कोई तारीख आप तय कर लीजिए तो अब इस पर चुनाव आयोग को जवाब देना है। हमने संवैधानिक तौर पर इस पर अपनी बहस पूरी कर ली है। और इसी पर फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप द्विवेदी जी यानी चुनाव आयोग जी, आप इस पर, इसके तमाम कानूनी पहलुओं पर 4 नवंबर को बहस कर सकते हैं। ये बात उन्होंने कही। आगे क्या कुछ हो रहा है? हाँ राजीव जी, और ये हलफनामा जो है चुनाव आयोग ने दाखिल किया, उस चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें 10 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और उसने एक तरीके से पूरी प्रक्रिया को सही ठहराते हुए याचिकाकर्ताओं को गलत ठहराने की कोशिश की है। और ये आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता जो है वो अदालत को गुमराह कर रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। जो महत्वपूर्ण बातें उसमें पहला तो ये है कि याचिकाकर्ताओं पर बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को पटरी से उतारने और बाधित करने के प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। दूसरा, ये आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के हलफनामे में गलत और झूठे दावे हैं और उनका असली उद्देश्य अन्य राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया को रोकना था।
ये चुनाव आयोग कह रहा है। और ये कह रहा है कि योगेंद्र यादव ने अखबारों के लेखों और स्वनिर्मित चार्टों का सहारा लिया जो उनके हलफनामे का हिस्सा नहीं थे, और उन्हें लापता मतदाताओं का आरोप लगाने के लिए छोटे डेटा सेट का विकृत उपयोग किया, उन्होंने ये कहा गया। चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग ने हलफनामे में यह भी कहा है कि 2011 की जनगणना के जनसंख्या अनुमानों का गलत इस्तेमाल किया गया था और अंतिम मतदाता सूची की सटीकता का आकलन करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी जो आरोप लग रहे हैं कि बिहार में 8 करोड़ 18 लाख मतदाता हैं तो 7 करोड़ 42 लाख ही क्यों आए, उस पर यह चुनाव ने अपना हलफनामे में स्पष्टीकरण दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि 7.89 करोड़ मतदाता पहले की सूची में थे, 7.24 करोड़ ने गणना प्रपत्र जमा किए, जबकि 65 लाख ने जमा नहीं किए, जिनमें से 22 लाख दिवंगत हो चुके थे, 26 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए थे और 7 लाख अन्यत्र नामांकित थे। और यह भी कहा कि ईआरओ और एईआरओ द्वारा नोटिस, सुनवाई और आदेश के बाद ही 3.66 लाख नाम हटाए गए। अब तक कोई अपील दायर नहीं की गई है, जबकि पिछले उसमें यह स्वीकार किया था कि कोई नोटिस इशू नहीं किया गया। अब यह कह रहा है कि नोटिस सुनवाई के बाद ही किया गया। फिर यह कह रहा है कि अस्पष्ट नामों पर टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि त्रुटियां केवल सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अनुवाद में हुई, अंग्रेजी प्रविष्टियां सटीक थीं और बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा सत्यापित कर दी गई थी। काल्पनिक मकान संख्या पर यह चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता स्वयं मकान का विवरण करते हैं और अस्थायी संख्याएं केवल परिवारों को सूची में एक साथ रखने के लिए दी जाती हैं। एसआईआर 2025 के दौरान कोई नया मकान नंबर अंकित नहीं किया गया, यह चुनाव आयोग का स्पष्ट है। और सबसे आखिरी बात कि चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर 25 ने मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। अंतिम सूची 30 दिसंबर 2025 को अधिसूचित की गई और सभी याचिकाएं निष्फल हो गई हैं। अब यहां राजीव जी यही प्रशांत भूषण कह रहे थे कि आपने जो अंतिम सूची बताई है वो 30 दिसंबर की है, उसके बाद जो नाम शामिल किए गए काटे हैं 30 सितंबर की, उसके बाद जो आपने नाम शामिल किए काटे हैं वो आपने अभी तक अपनी वेबसाइट पर नहीं डाला, उनको बताइए। यही बात कह रहे थे प्रशांत भूषण, और जो हलफनामे में स्वीकार कर रहा है चुनाव आयोग कि ये लिस्ट जो है वो अंतिम 30 सितंबर तक की है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 30 सितंबर की ये जो हलफनामा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट है हलफनामे में, और जो चुनाव आयोग जिसे स्वीकार कर रहा है। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि इस हलफनामे के जरिए चुनाव आयोग की पोल खुल गई है, यह हम कह सकते हैं। चुनाव आयोग इन 10 पॉइंट्स के जरिए चुनाव आयोग की पोल खुलती हुई नजर आ रही है अमलेंदु जी, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें साफ साफ चुनाव आयोग पहले उसमें 10 बिंदु जो हलफनामे कहेंगे। भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत हलफनामा दायर किया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं पर बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को पटरी से उतारने और बाधित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, इन याचिकाओं के जरिए एसआईआर को पटरी से उतारने और उसे बाधित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है कि ये लोग कर रहे हैं। ये पहले हलफनामा का बिंदु नंबर 1 यही है कि लोगों ने इसमें झूठी बातें कह के और इस पूरे केस को, पूरे मामले को, एसआईआर को बदनाम किया, पटरी से उतारा, ये यहां पर कहा गया है, बाधित भी किया। एक ये। दूसरा, चुनाव आयोग ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने हलफनामे में गलत और झूठे दावे किए हैं और उनका असली उद्देश्य अन्य राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया को रोकना है। इनका असली उद्देश्य जो है, वह असली एम जो है वो ये है कि एसआईआर पूरे देश में दूसरे राज्यों में भी ना करवाया जाए, इसे रोकना। और इसीलिए जो एफिडेविट दिए गए हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से वो गलत हैं, झूठे हैं। ये बात योगेंद्र यादव का नाम लेते हुए चुनाव आयोग ने यहां पर लिखा है कि योगेंद्र यादव ने इस हलफनामे में योगेंद्र यादव ने अखबारों के लेखों और स्वनिर्मित चार्टों पर भरोसा किया जो उनके हलफनामे का हिस्सा नहीं थे और उन्हें लापता मतदाताओं का आरोप लगाने के लिए छोटे डाटा सेट का विकृत उपयोग बताया। यानी चुनाव आयोग ने साफ साफ यहां योगेंद्र यादव जो एक यहां याचिकाकर्ता भी हैं, उनके ऊपर आरोप लगा दिया है। यह एक बड़ा आरोप। इसके अलावा हलफनामे में यह भी कहा गया है कि 2011 की जनगणना में 2011 की जनगणना के अनुमानों का गलत इस्तेमाल किया गया था और अंतिम मतदाता सूची की सटीकता का आकलन करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 2011 की जनगणना का आप इस्तेमाल सटीकता जानने के लिए नहीं कर सकते हैं, यह भी हलफनामे में कहा गया है। चुनाव और खासकर यह चुनाव आयोग का हलफनामा है, एफिडेविट है।
चुनाव आयोग यही नहीं रुकता है। 10 पॉइंट में से ये 5वां पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें चुनाव आयोग कह रहा है मुसलमानों को अनुपातहीन रूप से बाहर रखे जाने के आरोप पर चुनाव आयोग ने क्या कहा है। इस हलफनामे में चुनाव आयोग कहता है कि यह दृष्टिकोण सांप्रदायिक और निंदनीय है, और यह भी कहा कि इसका डेटाबेस धर्म के बारे में कोई जानकारी एकत्र नहीं करता है। चुनाव आयोग ने सीधे सीधे याचिकाकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि यह सांप्रदायिक और निंदनीय है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की इसके जरिए आप कोशिश कर रहे हैं, और यह बिल्कुल सरासर निंदनीय है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो ऐसा काम नहीं करता है। चुनाव आयोग का कोई भी डेटाबेस जो है वो ऐसे धार्मिक चीजों को बढ़ावा नहीं देता है। धर्म के बारे में कोई जानकारी चुनाव आयोग का डेटाबेस तैयार नहीं करता है। इसके बाद छठे पॉइंट में चुनाव आयोग क्या कह रहा है। छठे पॉइंट में चुनाव आयोग कहता है कि 7,89,00,000 यानी जो सबसे शुरुआत में जो मतदाताओं की सूची थी वो थी 7.89 करोड़, यानी 7,89,00,000 मतदाता पहली सूची में थे। फिर उसके बाद जब हमने एसआईआर किया, तो जब हमने ड्राफ्टेड सूची लाई, तो उस सूची में, उस लिस्ट में 7,24,00,000 आए। 7,24,00,000 कैसे आए? क्योंकि उन्होंने एनुमरेशन फॉर्म भरा, यानी गणना पत्र भरा था, जबकि 65 लाख ने जमा नहीं किए, इसलिए हमने उसके नाम काट दिए, जिसमें से 22 लाख की मौत हो चुकी थी। 22 लाख लोग तो नहीं रहे इस दुनिया में। 36 लाख लोग स्थायी रूप से कहीं चले गए, शिफ्टेड, परमानेंटली शिफ्ट हो गए कहीं और 7 लाख लोग कहीं और नामांकित हो गए, यानी उन्होंने कहीं और अपना नाम एनरोल करवा लिया। इसीलिए तो इसमें ये 7वां पॉइंट है। छठा पॉइंट है। 7वां पॉइंट है इस हलफनामे में कि ईआरओ और एईआरओ, असिस्टेंट और ईआरओ दोनों, ईआरओ द्वारा नोटिस, सुनवाई और आदेश जारी करने के बाद 3,66,000 नाम हटाए गए। अब तक कोई अपील दायर नहीं की गई है। ईआरओ ने नोटिस जारी किया, आदेश दिया, सुनवाई की, सब कुछ किया। उसके बाद 3,66,000 नाम हमने काटे हैं, और इसके लिए अब तक 3,66,000 लोगों के जो नाम काटे गए हैं, उसमें से एक भी नाम जो है वो जुड़वाने के लिए नहीं आया, कोई भी नहीं आया। इसके बाद कह रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि 8वें नंबर पे कि अस्पष्ट नामों पर टिप्पणी करते हुए, जो अस्पष्ट है उस पर टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग कह रहा है कि त्रुटियां केवल, ये जो गलतियां हैं, जो गलतियां वहां नाम वाम लिखने में जो हुई हैं, वो गलतियां हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अनुवाद में हुई हैं। सॉफ्टवेयर जो है इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करता है, उसमें गलतियां हुई हैं, और इंग्लिश में वो बिल्कुल सही हैं, और बूथ स्तर पर के अधिकारियों द्वारा सत्यापित की गई थी। बूथ स्तर के अधिकारियों ने उसे इंग्लिश में सत्यापित किया था, लेकिन हिंदी में जो ट्रांसलेशन हमारे सॉफ्टवेयर ने किया उसने गलत कर दिया, इसलिए यह गलती हो गई है। इसमें चुनाव आयोग की कोई गलती नहीं है। पूरा का पूरा काम तो चुनाव सॉफ्टवेयर पे होता है पूरी दुनिया में। और राजीव जी, मजे की बात यह है कि जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाना था डुप्लीकेसी पकड़ने के लिए, जो चुनाव आयोग ने खुद बनाया था ER Note 2, उसका इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है, और इसलिए जो लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है वो डुप्लीकेसी उसमें नाम आए हैं। ये आई है रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट राजीव जी। तो वही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 7वें नंबर। 8वां नंबर काल्पनिक मकान संख्या, जो नॉशनल हाउस नंबर्स जो हैं, काल्पनिक मकान संख्या पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता खुद मकान का विवरण प्रदान करते हैं, और अस्थायी संख्याएं केवल परिवारों को सूची में एक साथ रखने के लिए दी जाती हैं। एसआईआर 2025 के दौरान कोई नया अंकन नहीं किया गया है, यानी जो एक घर में 800 से ज्यादा, एक ही मकान नंबर में 800 से ज्यादा मतदाता कैसे हो गए, उसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग दे रहा है इस हलफनामे में, और कह रहा है कि यह काल्पनिक संख्या जो है वो हम नहीं देते हैं, बल्कि मतदाता देते हैं। देखिए, 2 चीजें यहां पर साफ, अगर आपका नाम गलत प्रिंट हो गया है तो वो हमारी गलती नहीं है, वो सॉफ्टवेयर की गलती है। मतलब चुनाव आयोग ने पल्ला झाड़ लिया। आप टिकट कटवाने जाइए, आप टिकट खरीदने जाइए, और नाम वहां इंग्लिश और हिंदी में अगर है, सपोज हिंदी में भी है, और नाम गलत हो गया, तो चुनाव आयोग, वो टिकट काउंटर वाला बोलेगा मेरी गलती नहीं है, सॉफ्टवेयर की गलती है। तो वहां पर जो बैठा हुआ टिकट वाला, जो टिकट बेच रहा है, वो क्या करेगा? उसकी गलती
यह है कि उसने चेक नहीं किया प्रिंट आउट देने से पहले। यही गलती तो चुनाव आयोग की भी कही जा रही है कि चुनाव आयोग ने चेक नहीं किया, लेकिन चुनाव आयोग यहां पे साफ साफ कह रहा है कि हमारी गलती नहीं है, सॉफ्टवेयर की गलती है। उसी ढंग से एक मकान में इतने इतने लोग क्यों, तो उसका जवाब देता है चुनाव आयोग कि ये जो नंबर है ये चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, ये नंबर जो एनरोलमेंट करवा रहा है, यानी जो मतदाता सूची में अपना नाम रखवा रहा है वो करवा रहा है, इसलिए हमारी गलती नहीं है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार, तालियां बजनी चाहिए चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग का 10वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो है इस हलफनामे में, वो क्या है? चुनाव आयोग कह रहा है 10वें पॉइंट में कि SIR 2025 ने, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है बिहार में हमने जो किया वो 2025, उसने मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। हमने जैसा चाहा था हमने कर दिया, शुद्धिकरण हमने कर दिया। अंतिम सूची 30 सितंबर को अधिसूचित की गई है और सभी याचिकाएं निष्फल हो गई हैं। यानी जो हमारी अंतिम सूची है जिस पे मतदान होना है वो 30 सितंबर की है। ये साफ साफ इस हलफनामे में कह दिया है यहां चुनाव आयोग ने। यानी चुनाव आयोग ने कह दिया कि हमने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया, हम जो चाहते थे SIR करवाना हमने कर लिया, हमने ड्राफ्टेड सूची सामने रखी, उसके बाद हमने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की फाइनल सूची हमने रख दी 30 सितंबर को, और हमने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। अब आप जाइए जय श्री राम कीजिए। यही तो है। बिल्कुल बिल्कुल, यही है। मतलब आप तो स्वीकार कर रहे हैं कि आपने काम कर लिया जो आपको करना था। आपकी मतदाता सूची का शुद्धिकरण कैसा शुद्धिकरण कि जिसमें डुप्लीकेसी की भरमार है, तो ये बता रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी जो या तो सॉफ्टवेयर की है या फिर मतदाता की है। चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं। चुनाव आयोग का काम तो केवल मतदाता सूची अपने हिसाब से तैयार करना था, वो हमने अपने हिसाब से तैयार कर ली है, ये साफ तौर पर कहना है। और राजीव, ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई अगर 4 नवंबर को सुनवाई होगी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे, और अगर 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दे कि ये संवैधानिक नहीं है SIR की प्रक्रिया, तब फिर किस मतदाता सूची पर चुनाव होगा? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। तो मतलब अब ये सवाल तो राजीव जी सीधी सुप्रीम कोर्ट पे उठता है कि भाई जब 6 नवंबर को वहाँ पहला चुनाव है, बहस इस पे हो रही है कि ये प्रक्रिया संवैधानिक है कि नहीं, अभी तक इसको डिले क्यों किया गया, और अब आप सीधे 4 नवंबर की तारीख लगा रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा प्रशांत भूषण ने कि चूंकि अब ज़्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते इस केस में, लेकिन जो भी आप कर सकते हैं वो तो कीजिए कम से कम, कि फर्जी नाम जो जोड़े गए हैं वो निकाले जाएं और जो असली नाम नहीं जुड़ पाए वो जुड़ें, ये तो हो कम से कम। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये करने के लिए बाध्य हैं और इनको ये करना पड़ेगा, इनको आखिरी सूची जो है वो वेबसाइट पर डालनी पड़ेगी। ये हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राजीव जी साफ तौर पर कहा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे आखिरी सूची डालनी पड़ेगी वेबसाइट पे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और हलफनामे में 10 पॉइंट इन्होंने जो दिया है उससे इसने चुनाव आयोग ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि हमने जो किया वो ठीक किया, सही किया, और इसके बाद अब कुछ किसी चीज की गुंजाइश नहीं बचती। यहां पर अगर मकान नंबर, एक ही मकान में 800-800 900 लोग रह रहे हैं, तो वो भी बता दिया कि चूंकि मतदाताओं, ये हमारी गलती नहीं है, मतदाताओं की गलती है, क्योंकि मतदाताओं ने वैसे नंबर, मकान नंबर बताए, और अगर कहीं गलती, टाइपिंग एरर है तो अगर टाइपिंग एरर है तो वो एरर भी हमारा नहीं है, वो सॉफ्टवेयर का है। यानी सब कुछ, हमने कोई गलती नहीं की, हमने SIR बहुत शानदार ढंग से करवा लिया है। और अब आप SIR हमने जो शानदार ढंग से करवाया है उस SIR के दम पे हम चुनाव करवाने जा रहे हैं। साफ साफ कि SIR 2025 ने मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। यहां साफ साफ कहा जा रहा है SIR 2025 ने has achieved its objective of purification of electoral rolls। यहां साफ साफ हमने अचीव कर लिया है प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। जो प्यूरिफिकेशन शब्द यानी शुद्धिकरण जो हिटलर कहा करता था, वही अब हमारे यहां भी ये शुद्धिकरण हो गया है। रक्त, शुद्ध रक्त होना चाहिए आर्यों के, जर्मन के, वही यहां पर शुद्धिकरण हो रहा है कि आपका मतदाता पहले शुद्ध होने चाहिए, उसके बाद मतदाता में इंसान शुद्ध होने चाहिए। कल को और क्या क्या शुद्धिकरण होगा आप सब समझ सकते हैं। तो आप किस युग में जा रहे हैं? क्या आप 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 की तरफ बढ़ रहे हैं, और फाइनली वर्ल्ड वॉर सेकेंड की तरफ, जो हिटलर के कारण हुआ, पूरी दुनिया तबाह हो गई थी? क्या उस दिशा में
देश को ले जाने। और इसमें सबसे बड़ा योगदान क्या ये माना जाएगा कि चुनाव आयोग का है? चुनाव आयोग किस शुद्धिकरण की बात कर रहा है? उसके ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों का जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं देता है? चुनाव आयोग से पत्रकार सवाल पूछते हैं, उसका जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं देता है? मीडिया के लोगों को सामने बैठाकर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, 5-5 सवाल लेता है, उसमें से 1-2 अपने मनमुआफिक सवाल का जवाब देता है चुनाव आयोग, उसके बाद चलते क्यों बनता है? बहुत सारे सवाल उठते हैं यहां पे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील जिस ढंग से बिहेव करते हैं वो भी दिखता है कि वहां भी आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश का लोकतंत्र खोखला हो चुका है, उसे खोखला कर दिया गया है। इसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों जो मुख्य स्तंभ हैं, और साथ साथ चौथा स्तंभ अगर मीडिया को कहते हैं तो ये भी सब के सब खोखले हो चुके हैं। इसलिए तो ये चल रहा है अमलेंदु जी, और इसलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। बिल्कुल, हमने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। अब आपको जो करना करिए। 4 तारीख को सुनवाई, अगली सुनवाई के लिए समय दे दिया है यहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने कि 4 नवंबर को हम सुनवाई करेंगे। और यहां पर जो याचिका करता है उन्होंने कहा है कि हमने इसके संवैधानिक स्तर पर ये कितनी गलतियां हैं, इसमें खामियां हैं, वो हमने आपके सामने रख दिया है मिलॉर्ड। अब जवाब उनको देना है, चुनाव आयोग को जवाब देना है। चुनाव आयोग के सामने इन्होंने, सूर्यकांत ने कहा कि हां जी अब आप जवाब देंगे। अब यहां पर यहीं से ताला बंद, अगली सुनवाई 4 तारीख को, यही तो है। बिल्कुल बिल्कुल यही। और जो हलफनामा है उस हलफनामे में आपने बता दिया टाइपिंग एरर है, हमने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, हमने बता दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां योगेंद्र यादव गलत डाटा लेके आ रहे हैं, यहां एडीआर गलत डाटा लेके आ रहा है, ये सारी बातें हो गई। बिल्कुल। अब चलिए जी, हमारे तो बल्ले बल्ले, हम चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन 65 लाख लोगों के नाम कैसे आपने काटा ये आप नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही है राजीव जी की नाम क्यों काटे आपने, कहां से काटे, ये नहीं बताना। अच्छा, उसमें भी ये बता रहे हैं कि साहब ये तो लोग मर गए हैं, 22 लाख लोग। राजीव जी, ये बताया जा रहा है कि वो तो साहब मर गए 22 लाख लोग। हाँ, और 5 महीने में मर गए। 5 महीने में 22 लाख लोग अकेले बिहार में मर गए, और मोदी जी सो रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं कि 5 लाख लोग 22 महीने में मर गए। तो किस बीमारी से मरे? कोरोना से मर गए कि मेनिंजाइटिस से मर गए, काय से मर गए, ये भी तो बताओ फिर, कैसे मर गए? या सब 100 के पार हो चुके थे कि 100 के पार बहुत थे बिहार में, सब निपट गए? तो ये राजीव जी जो घपला किया गया है, तो ये साफ तौर पर, हालांकि उसका अपना काम है बचाव करना, वो बचाव कर रहा है अपना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इधर बचाव कर रहा है चुनाव आयोग अपना, लेकिन चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरा हुआ है। अब यह अलग बात है कि चुनाव आयोग का कई बार साथ देते हुए वहां पर बेंच दिखाई देता है। जो 2 जजों की बेंच है वहां पर ये हम देखते हैं कि वहां से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में चुनाव आयोग को आप किसी भी ढंग से अप्रिशिएट कर देते हैं, उनकी पीठ थपथपा देते हैं। तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग यहां पर के बल्ले बल्ले है। चुनाव आयोग अपने आप को मजबूत पाता है। जब 2 लोगों में बहस हो रही है और तीसरा पक्ष तराजू लेकर खड़ा है, तो तराजू के और आंख की पट्टी भी खुली हुई है, तो क्या कुछ होगा वो आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी न्यायपालिका पर हमें आज भी भरोसा है, और हम उम्मीद यही करते हैं कि इसकी संवैधानिक पहलुओं पर जो चर्चा होगी 4 तारीख को, उस चर्चा में यह बात जरूर आए कि आखिर SIR में कितनी सारी पारदर्शिताओं की जो कमी है, उस कमी को, ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए थी, उस ट्रांसपेरेंसी को कैसे लाया जाए। अगर कल को इसी को पूरे देश में आप लागू करना चाहते हैं, तो इस ढंग से तो आप पूरे के पूरे इलेक्टोरल व्यवस्था को ही खत्म करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने यहां 66 लाख, 67 लाख, 69 लाख टोटल नाम काटे। 65 लाख पहले काट दिए, 3.66 लाख बाद में आपने काटा, 3,66,000 बाद में काटा, लगभग 69 लाख आपने नाम काट दिए। आपने लगभग 22 लाख नाम जोड़े, तो वो कहां से जोड़े, कौन कौन लोग हैं? कुछ एरिया में महिलाओं के नाम खूब आपने काट दिए। और अभी आ रहा है कि इलेक्टोरल रोल में पहली बार महिलाओं की संख्या में जबरदस्त डिक्लाइन हुआ है, जबरदस्त डिक्लाइन हुआ है, जबरदस्त गिरावट आई है। आखिर अचानक कैसे हो गया? एक लंबे 15 साल बाद पहली बार, 2010 के बाद पहली बार महिलाओं की संख्या में बिहार में गिरावट आ गई। ये तो पहले नहीं होता था। तो ये सारी बातें ऐसी दिखाई देती हैं जहां कहीं ना कहीं चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आता है लॉजिकली। लेकिन कोर्ट है, कोर्ट में जजेज हैं, जजेज अपने हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं लॉ के मामले में, इसलिए तो वहां बैठे हुए हैं।
इसलिए उनकी बातों पे टिप्पणी क्या करूं, लेकिन इतना जरूर है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर एसआईआर सही है तो संवैधानिक तौर पे इसे सही घोषित कीजिए और जो कर रहे हैं, जो चुनाव आयोग मांग रहा है उसको वो फरमान जारी करे। लेकिन अगर संवैधानिक स्तर पर यह गलत है तो गलत भी इसे घोषित होना चाहिए। इसे इसमें समय पे समय, तारीख पे तारीख देने का कोई मतलब नहीं है। जो सुनवाई अब से लगभग महीने भर पूरी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बिहार में चुनाव है। और क्या कुछ है अमलेंदु जी? हाँ बिल्कुल राजीव, यही आप 4 नवंबर जो है इसको सुनवाई होगी, ये अब तक आया है। और चुनाव आयोग को इस पर हलफनामा दाखिल करना होगा, जवाब देना होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर जो सवाल उठाए हैं याचिकाकर्ताओं ने उस पर। और उस पर फिर राजीव जी 4 नवंबर को फैसला भी आ सकता है कि एसआईआर वैध है या अवैध है, इस पर यह फैसला आ सकता है। फिलहाल जो है आज की में ये साफ तौर पे स्पष्ट आदेश कहा गया है, मतलब मौखिक आदेश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उनको ये अंतिम सूची जारी करनी होगी और वो अपने वेबसाइट पर अपलोड करनी ही होगी। ये साफ तौर पर आदेश चुनाव आयोग को दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। राजीव, आदेश दिया गया, मौखिक तौर पे कहा गया, ये मौखिक तौर पे कहा गया है। और आप जानते हैं कि चुनाव आयोग मौखिक तौर पे जो भी है, जो टिप्पणी होती है जजेस की तरफ से, उसको नहीं मानता। हाँ, नहीं मानता, चुनाव आयोग नहीं मानता है। अगर मानना होता तो मौखिक क्या, वो तो रिटन आदेश को भी नहीं मानता है, हलफनामा दाखिल कर देता है कि आपको उसमें अधिकार नहीं है कुछ भी कहने का, और बाद में जब डंडा पड़ता है तब फिर जाकर स्वीकार करना पड़ता है उसको। मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट सख्त नहीं होता है तब तक चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानता है। और अभी भी राजीव जी यही आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं माना है इस एसआईआर की प्रक्रिया में भी। क्योंकि जो नाम आपको घोषित करने थे 3,66,000 कौन से नाम हैं वो आपने नहीं बताए, 22 लाख लोग कौन से हैं वो आपने लिस्ट नहीं दी, अभी भी नहीं दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बातें, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण दलीलें, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। ये सुनवाई अब आज खत्म हो चुकी है और अब 4 तारीख को, 4 नवंबर को इस पर अगली सुनवाई होगी। और उस सुनवाई में इसकी संवैधानिकता पे और इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का पक्ष साफ साफ कह रहा है कि हमने अपनी दलीलें पेश कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन यहां पर क्या दलीलें पेश करता है ये देखना होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण आज सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके हर पहलू को हम आप तक ला रहे थे। जो साथी बाद में जुड़े हैं उन सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और साफ साफ यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई हैं एसआईआर के खिलाफ कि एसआईआर को रद्द किया जाए, यह संवैधानिक नहीं है, यह गलत है, उसी याचिका पर सुनवाई। और उस सुनवाई में जो तथ्य निकल के आया है, जो बातें निकल कर आई हैं वो चौंकाती हैं। और चुनाव आयोग बहुत सारी बातों से खुद का पल्ला झाड़ते हुए नजर आता है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने अपना मकसद पूरा कर लिया, हमने 30 तारीख को ही इलेक्टोरल रोल जो है वो वेबसाइट पे डाल दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फाइनल सूची डालिए। लेकिन चुनाव आयोग अपने हलफनामा में कहता है कि हमने 30 तारीख को ऑलरेडी डाल दिया। चुनाव आयोग यहां पर यह भी स्पष्टीकरण दे रहा है कि नाम में और किसी चीज में अगर गलतियां हैं, अगर किसी के एड्रेस में, पता में गलतियां हैं, किसी का नाम 2 बार चला आया, तो यह सब मिस्टेक जो है वो चुनाव आयोग का नहीं है, यह सॉफ्टवेयर का मिस्टेक है। और अगर किसी का नाम एक ही घर में 800, 900, 1000 लोग रह रहे हैं, 200 लोग, 300 लोग एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही मकान नंबर में रह रहे हैं, तो वो भी चुनाव आयोग की गलती नहीं है, क्योंकि मतदाताओं ने वैसे ही नंबर दिया है तो हमारे लोगों ने वैसे उसी नंबर को टाइप कर दिया है। तो यानी यहां चुनाव आयोग बिल्कुल ठीक है, चुनाव आयोग कहीं से गलत नहीं है, कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है और इसीलिए बहुत फेयर चुनाव होगा। सबको जो चुनावी मैदान दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से वो बिल्कुल समतल है, बराबर है और उसमें सब लोग आराम से लड़िए, चुनाव लड़िए और जिसको यहां कोई गड़बड़ियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। कहीं किसी के लिए कोई भी किसी भी प्रकार से यहां मदद नहीं पहुंचाई जा रही है, किसी की मदद करने की कोशिश नहीं हो रही है। ये सारी चीजें इससे समझ में आती हैं चुनाव आयोग के इन हलफनामे से। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है, यह जरा आप सोचिएगा। लेकिन 4 तारीख को, 4 नवंबर को इस पे सुनवाई होगी, अगली सुनवाई। और उससे पहले अभी ढेर सारी छुट्टियां हैं, दिवाली की छुट्टियां हैं और उसके बाद दिवाली के बाद भी कुछ फेस्टिवल्स हैं। बिहार में छठ महापर्व मनाया जाता है, उसकी भी छुट्टी है। तो अलग अलग छुट्टियां और उन छुट्टियों के बाद 4 तारीख को इस पर अगली सुनवाई। लेकिन इतना तय मानिए कि एसआईआर की जो लिस्ट आई है, यानी 7,42,00,000 जो मतदाताओं की सूची, फाइनल सूची आई है, उसी पर अब चुनाव होगा, यह तय मान लीजिए। हलफनामे के अनुसार तो यही दिख रहा है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात कि 4 नवंबर को
यह तय होगा कि एसआईआर सही है या गलत है। और जैसा अमलेंदु जी कह रहे थे कि अगर यह साबित हो जाता है, कोर्ट भी यह मान लेता है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया गलत थी, तो क्या 6 नवंबर को जो पहले चरण का मतदान है वो पुरानी लिस्ट पे होगा? कतई नहीं होगा, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि तब तक तैयारी पूरी हो चुकी होगी। इसीलिए यहां पर यह चैप्टर चुनाव आयोग क्लोज कर चुका है, लेकिन अगला चैप्टर खुलता है। इसीलिए इससे आप लोग इंटरेस्ट इस पे बनाए रखिए। अगला चैप्टर यह खुलता है कि इसके बाद पूरे देश में एसआईआर लागू करने से पहले चुनाव आयोग को बहुत कुछ सोचना होगा, और यह बहस की प्रक्रिया उसमें बहुत मील का पत्थर साबित होगी। आपने बिहार में जो करना था कर लिया, लेकिन क्या आप बंगाल में वही कर पाएंगे? क्या आप असम में, तमिलनाडु में, केरल में, पुदुचेरी में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह वही कर पाएंगे जो आपने यहां किया? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करवा रहे हैं जहां आपकी सरकार है? सवाल तो उठता है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद चुनाव होना, अभी से करवाइए एसआईआर। अभी से करवाइए, छत्तीसगढ़ में करवाइए, गुजरात में करवाइए, मध्य प्रदेश में करवाइए, राजस्थान में करवाइए। क्यों नहीं? आप इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। आप बात बंगाल की कर रहे हैं, बंगाल की कर रहे हैं, तमिलनाडु की कर रहे हैं, केरल की कर रहे हैं, यहाँ क्या बात ही नहीं कर रहे हैं। असम की भी नहीं कर रहे राजीव, असम की भी नहीं कर रहे हैं, असम की भी नहीं कर रहे, जबकि असम में तो सरकार, इनकी सरकार कह रही है कि अगर यहाँ कराओ तो उसमें एनआरसी को उसमें शामिल करो। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इस चर्चा को अब समाप्त करें अमलेंदु जी, इस घोषणा के साथ कि अब 4 नवंबर को इस पे सुनवाई होगी। लेकिन साथियों, आप जो जुड़े इस चर्चा में, इस सुप्रीम कोर्ट की इन दलीलों को आप तक हम पहुंचा रहे थे, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और शाम को न्यूज पॉइंट में आप सबसे मुलाकात होगी। उससे पहले नजर और नजरिया 5 बजे देखना मत भूलिए। और बिहार के चुनाव पर हमसे ज्यादा कोई भी कवरेज नहीं दे सकता, इसलिए कि हमारी पूरी टीम बिहार में है, और बिल्कुल निष्पक्ष खबरें, निष्पक्ष कवरेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और बिहार में जो कुछ हो रहा है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, बहुत जल्द, रोज पहुंचा रहे हैं आज भी। और नजर नजरिया 5 बजे, और उसके बाद फिर 7 बजे मेरा कार्यक्रम न्यूज पॉइंट, और उसमें तमाम एसआईआर से रिलेटेड और तमाम खबरें बिहार से रिलेटेड, देश दुनिया से रिलेटेड, उस पर हमारे विश्लेषक साथियों के जरिए विश्लेषण भी सुनिए, खबरें भी देखिए। आपका इंतजार रहेगा। मुझे और अमलेंदु जी को इस वक्त दीजिए इजाजत। नमस्कार।